हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। एक बार फिर आपका फिजिक्स के फंडे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा नाम है चंद्रकांत और इस क्लास में, इस जर्नी में, जो आपकी 2 साल की लंबी सी जर्नी है 11वीं और 12वीं की, जिसकी शुरुआत हमने कुछ लेक्चर्स पहले स्टार्ट कर दी है। टॉपिक का स्टार्टिंग हमने किया था मैथमेटिकल टूल के साथ। इसमें वो टूल्स हम कवर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए जो फिजिक्स की जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 2 टॉपिक्स इस क्लास में खत्म हो चुके हैं, आपके कवर हो चुके हैं। पहला जो टॉपिक रहा था वो था क्या? डिफरेंशिएशन। और दूसरा टॉपिक रहा आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तोड़ना बताता है, इंटीग्रेशन जोड़ना सिखाता है। दोनों का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पिछली 2 क्लासेस में आपके सामने आ चुका है। फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के काफी हद तक सेम होते हैं। आपने डिफरेंशिएशन के याद की हैं तो एनालॉजी से आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हो कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी क्या होंगे। दोनों को डिटेल में समझा, साथ ही साथ ये भी समझा कि उन टॉपिक्स का अपने फिजिक्स में क्या यूटिलाइजेशन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने काइनेमेटिक्स के करने की कोशिश की जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से होते हैं। आप लास्ट क्लास में ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन भी समझ गए आई गेस। ग्राफ जब भी आपके पास कोई भी आता है, कभी भी, आप एक बात ध्यान रखिए, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट की होगी और कुछ दूसरी वाली क्वांटिटी वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट की होगी। जब भी आपके सामने कोई ग्राफ आता है, आप ये बात समझ लीजिए, आप ये बात दिमाग में रख लीजिए परमानेंट, कि मुझे क्या करना है कि एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक बार वाई एक्सिस को डिवाइड कर दीजिए एक्स एक्सिस से और चेक करिए नई क्वांटिटी बनती है वो क्या है। मल्टीप्लीकेशन करने वाली क्वांटिटी ये बताती है कि अगर ग्राफ का हम एरिया निकाल दें, समझ रहे हैं, अगर उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो क्वांटिटी आ जाएगी जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह से अगर डिवीजन करेंगे तो स्लोप बताती है। इसका मतलब अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसके स्लोप और एरिया क्या क्या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो एक बार एक्सेलरेशन बट्टे टाइम करिए, एक बार एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम करिए। समझ रहे हैं? जैसे ही एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगी आपको चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है तो उसमें एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी बता देगा। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हमें क्या पढ़ना है? हमें आज तीसरा मैथमेटिकल टूल पढ़ना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद क्या? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है आज हमें? ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है भाई। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री सुनना मेरी बात। ट्री, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। अरे बोलो ना। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एक गोनोज होते हैं, इनका मतलब होता है या तो साइड्स मान लीजिए, या फिर एंगल्स मान लीजिए, या फिर वर्टेक्स मान लीजिए। सही है। और मेट्री जो लास्ट का शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो क्या करना है हमें इसमें? हमें 3 एंगल्स का या 3 वर्टेक्स का या 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। सही है। मैथ्स में पढ़िएगा बहुत डिटेल में, फिजिक्स में पढ़िएगा लिमिटेड, जितना फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड हो। ठीक है, वो मैं आपको आज की क्लास में कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, तो 3 एंगल्स का मेजरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री। इन सबको समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना है एंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, तो जरा मैं एंगल को बताने की कोशिश करता हूं, समझिए। एंगल क्या होता है? एंगल बस चेंज इन डायरेक्शन को बताता है। एंगल क्या है? चेंज इन डायरेक्शन। जरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए ये एक लकड़ी है, सिंपल, ये एक लकड़ी है, देखिए जरा ये। ठीक है, ये ओ पॉइंट मान लेता हूं, उसको ए पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, इस लकड़ी को मैंने ए पॉइंट पे पाइवट कर दिया। पाइवट कर दिया मतलब कील गाड़ दी मान लीजिए। ठीक है, अब इसको मैंने लकड़ी को घुमाने की कोशिश की। ठीक है, ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश की इसी लकड़ी को। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये लकड़ी कहां आ जाएगी? मान लीजिए यहां आ जाएगी। अरे बोलो। इस लकड़ी को यहां पाइवट करके घुमा रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप बी। सही है। तो पहले लकड़ी ऐसे थी, ओ ए की तरफ थी,
ये थोड़ा सा घुमाने के बाद किधर पहुंची, ओ बी की तरफ पहुंची। तो ये जो डायरेक्शन का चेंज हुआ है यहां से यहां तक, ये जो चेंज हुआ बेटा, यही चीज को क्या बोला जाता है, एंगल। क्या बोला जाता है इसको ही, इसी को एंगल बोला जाता है बेटा। अब ये जो लकड़ी थी बेटा, उसकी लेंथ तो सेम होगी, मान लो इस लेंथ को मैं आर मान लेता हूं एक बार के लिए। ये भी आर है, ये भी आर है भाई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस लकड़ी का ये वाला हिस्सा तो फिक्स जगह पे है, ओ पे। जो दूसरा एंड है वो पहले कहाँ एग्जिस्ट करता था, ए पे, अब कहाँ कर रहा है, बी पे। तो ये वाला जो दूसरा एंड था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ इतना। अरे बोलो ना, ठीक है। कहां से, ए से लेके बी तक। ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक बेटा, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। अरे बोलो ना। और इसको मैंने बोल दिया रेडियस, आर्क को आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल क्या है, आपसे अगर कोई पूछे एंगल क्या है, तो एंगल बस चेंज इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और एंगल की वैल्यू होती क्या है, सुनिए जरा। ये जो आर्क थी अपॉन ये जो लेंथ थी जिसको आपने आर बोला था। अरे बोलो। यही है आपका क्या, एंगल, जिसको आप क्या से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अरे बोलो। अगर मैं यूनिट की बात करूं बेटा, ये एल क्या है, आर्क, आर्क तो लेंथ होती है, और आर क्या है, ये भी लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मतलब थीटा की अगर मैं यूनिट पूछूं, इस एंगल की मैं आपसे यूनिट पूछूं। अरे बोलो ना। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन तो हमने कवर ही नहीं किया भाई। चलो यूनिट डायमेंशन की भी कोई बात नहीं करते आपसे, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिट डायमेंशन की कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। इसमें जो एल है बेटा, इसमें जो एल है, ये जो एल है वो क्या है, आर्क लेंथ है। और ये जो आर है उसको आप रेडियस बोल दीजिए। रेडियस सर क्यों बोल रहे हो, आपको याद है ना सर्कल की डेफिनेशन क्या होती थी, सर्कल एक ऐसा रास्ता है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्क है वो किसका हिस्सा है, एक सर्कल का ही तो हिस्सा है। अरे बोलो। आपको थोड़ी देर के लिए एंगल आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एंगल को मेजर करने के लिए दो डिफरेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, अरे ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ही तो करना है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स दो सिस्टम्स बनाए गए हैं, देयर आर टू सिस्टम्स। कितने सिस्टम है भाई, सर दो सिस्टम्स है। कौन कौन से, पहला ए नंबर, इसको बोलते हैं बेटा सेक्साजेसिमल। पहला सिस्टम क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम होने वाला है बेटा वो होगा, अच्छा अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है, एक साथ दोनों को लिख लेते हैं। जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, हमारा सर्कुलर सिस्टम। क्या है दोनों, सर एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम, फटाफट जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा मन में बोलिए। सर एंगल को मेजर करने के कितने, दो सिस्टम होते हैं, पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है और दूसरा सर्कुलर सिस्टम होता है। अच्छा क्या होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सर्कुलर को डिस्क्राइब करेंगे आगे, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। बेटा सुनो जरा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सर हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये किस लिए होता है, सर एंगल को मेजर करने के लिए होता है। मैं कहा ठीक है। आपको याद होगा राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऐसे कुछ होता है ना। अरे बताओ, 10th में बढ़ के आए हो ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ठीक है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में बेटा क्या होता है, सुनना जरा। जो राइट एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, इसकी अगर मैं बोलूं सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल की जो यूनिट होती है बेटा, एंगल की जो यूनिट होती है वो होता है डिग्री में, ठीक है।
तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं बेटा? सर 90 डिग्री होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे सुनिए। अच्छा बेटा, जो एक डिग्री होता है, जो एक डिग्री होता है उसमें 60 आर्क सेकंड होते हैं, सॉरी आर्क मिनट्स होते हैं। ओहो, आर्क मिनट्स होते हैं। सही है। एक डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं? सर 60 आर्क मिनट होते हैं। और एक आर्क मिनट में, एक आर्क मिनट में आप कहोगे सर 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। अरे बोलो, अरे ये वही है आर वाला, घंटे वाला, एक घंटे में कितनी मिनट कितनी सेकंड, वही कहानी दोबारा है। तो आप बोल रहे हैं कि एक 90 डिग्री के एंगल, एक 90 डिग्री का अगर एंगल है तो उसमें कितने डिग्री होते हैं? अरे सॉरी, गलत बोल दिया, सुनिए जरा दोबारा। अगर एक राइट एंगल है तो राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री है? सर 90 डिग्री है। एक डिग्री में 60 आर्क मिनट होती हैं और एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होती हैं। ठीक है भैया? एक बार कॉमा लगाएंगे तो आप मिनट की बात कर रहे हैं, दो बार कॉमा लगाएंगे तो आप सेकंड की बात कर रहे हैं। तो सुनिए जरा, एक डिग्री में कितनी आर्क आर्क मिनट होती है? 60। और एक आर्क मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 आर्क सेकंड होती है। ये तो कहानी है किसकी? सेक्साजेसिमल सिस्टम की। क्लियर है? अब सर्कुलर सिस्टम में यही कहानी समझ लेते हैं। सर सर्कुलर सिस्टम की कहानी बताइए। सर सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट होती है बेटा, किसकी? एंगल की। वो क्या होती है बेटा? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। क्लियर है? मैं कहा ठीक है। आगे बताइए, इसमें एंगल किस में मेजर करके चलोगे आप? रेडियन में मेजर करके चलेंगे। और सुनिए जरा, आपका जो कंप्लीट सर्कल होता है, आपको याद होगा, एक जो कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री, इसमें चार राइट एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं। ये 90, ये फिर से 90, एक ये 90 और ये 90। क्लियर है? इन वन कंप्लीट सर्कल, इन वन कंप्लीट सर्कल, पूरे जब कंप्लीट सर्कल होता है तो बेटा जो एंगल होता है, जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? आधा अगर सर्कल होगा 180 डिग्री होगा, 1/4 सर्कल का होगा 90 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ गए ये चीज? ठीक है। अगर मैं आपको 1/4 सर्कल की बात करूं, हाफ सर्कल की बात करूं, हाफ सर्कल की बात करूं तो आपका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा सर। अगर मैं 1/4 सर्कल की बात करूं तो सर 90 डिग्री होगा। अरे बोलो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुना जरा मैं क्या कह रहा हूं, आगे समझिए, आगे समझिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एंगल का क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था? आपको एंगल के बारे में क्या समझा सर? एंगल क्या है आपका? चेंज इन डायरेक्शन। तो सुनो मेरी बात, सर आपने जो एंगल का फॉर्मूला बनाया था वो ये बताया था, देखो जरा कुछ ऐसे। अरे बोलो ना, यही तो था आपका एंगल। क्लियर है? अब सुनिए जरा, क्या एंगल का फॉर्मूला आपने बताया? सर L/R। 1 रेडियन का मतलब होता है, 1 रेडियन एंगल का मतलब होता है व्हेन, व्हेन आर्क जो होती है, आर्क इज इक्वल टू, व्हेन आर्क इज इक्वल टू रेडियस। जब आर्क और रेडियस दोनों आपस में बराबर होती है ना बेटा, जब आर्क एल और आर जब दोनों बराबर होते हैं, तब जो एंगल होता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो जब एल और आर दोनों बराबर होंगी तब जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है 1 रेडियन। अरे बोलो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 रेडियन तो आप क्या कहोगे? सर सुनिए, एंगल का फॉर्मूला बताओ, पहले एंगल की डेफिनेशन बताओ। एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस। जब आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाते हैं तब जो ये एंगल बनता है, उसी एंगल को आप क्या बोल के चलते हो? सर 1 रेडियन बोल के चलते हो। क्या मेरी बात समझ गए हैं? अरे बोलो। मैंने बोला हाँ समझ गए, तो आगे बताओ जरा मैं क्या कह रहा हूं। अगर कंप्लीट सर्कल होगा, अगर कंप्लीट सर्कल होगा, फॉर ए कंप्लीट सर्कल,
कंप्लीट सर्कल के लिए मेरी बात बताइए जरा, कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क कितनी बड़ी हो जाएगी? आप ये बात समझिए, अभी आर्क कितनी बड़ी है? कंप्लीट सर्कल करना है तो इस आर्क को पूरा घुमाना पड़ेगा। अरे बोलो ना, इस आर्क को पूरा घुमाना पड़ेगा। कंप्लीट सर्कल के लिए जो आर्क हो जाएगी, आर्क कितनी हो जाएगी? कंप्लीट सरकमफ्रेंस। अरे बोलो ना, कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कंप्लीट, इस टाइम पे देखिए, ये आर्क है और ये है आपका रेडियस, ठीक है। मैं कहता हूं आर्क अगर कंप्लीट सर्कल बन जाए, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाए? पूरे सर्कल के बराबर। इसका मतलब एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? सरकमफेरेंस के बराबर। तो आर्क की वैल्यू क्या होगी? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर 2πr। कंप्लीट सर्कल में क्या होता है? आर्क आपकी कंप्लीट सर्कल के बराबर हो जाती है। इसका मतलब आर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 2πr। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। एल क्या है? आर्क। और आर्क क्या हो चुका है? 2πr/r। आर से आर गया तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? 2π। किसमें? रेडियन में। अरे सर, इससे मुझे कुछ समझ आया। इससे मुझे ये समझ में आया कि जब कंप्लीट सर्कल होता है तो डिग्री कितनी होती है? 360। और जब कंप्लीट सर्कल होता है तो रेडियन कितनी होती है? 2π। अरे मुझे कुछ समझ में आ गया है सर। सर आप ये समझना चाह रहे हो, ये समझाना चाह रहे हो कि इधर सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इधर सर्कुलर सिस्टम है। सेक्साजेसिमल सिस्टम के 360 डिग्री सर्कुलर सिस्टम के 2π के बराबर होते हैं। बस आप इतना समझाना चाह रहे हो, नहीं समझे? दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूं सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। और सर्कुलर सिस्टम में जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने रेडियन का होता है? 2π रेडियन का। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये बड़े बड़े स्टार लगा के जो हमें लिखना है वो क्या, कि सर जो 2π रेडियन होता है, जो 2π रेडियन होता है वो 360, अरे बोलो, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का जो कंक्लूजन हमने निकाला है, अभी तक का जो भी डिस्कशन हमने किया उसके चलते। सर 2π रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। सही है। इसका मतलब अगर मुझे एंगल आप रेडियन में देंगे तो मैं डिग्री में निकाल दूंगा, और आप मुझे डिग्री में अगर एंगल देंगे तो मैं रेडियन में भी निकाल दूंगा। मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे रिश्ता पता है इन दोनों का। क्या रिश्ता है? कि जब रेडियन 2π होता है तो डिग्री 360 होता है। अरे बोलो, तो ये फॉर्मूला किस लिए यूज करने वाले हैं? फॉर कन्वर्टिंग एंगल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सर दो सिस्टम होते हैं ना? अरे बोलो ना, कौन कौन से? सेक्साजेसिमल, दूसरा सर्कुलर। सर्कुलर को सेक्साजेसिमल में कन्वर्ट करना है या सेक्साजेसिमल को सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसको और देखो कैसे लिख सकता हूं। सर ऐसे लिखते हैं, 360 डिग्री किसके बराबर होता है? सर बताना एक बार। सर 360 डिग्री किसके बराबर होता है? आपने बोला 2π रेडियन के बराबर। मैं ठीक है, ठीक है सर, समझ गया मैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? आपने बोला डिवाइड 2 से डिवाइड किया ना, तो इधर भी कर दो। सर पाई रेडियन के बराबर होता है। सही है। अरे बोलो, अगर मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल है इन ए राइट एंगल, अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? सर 90 डिग्री होते हैं। 90 मतलब इसका भी आधा। अरे बोलो, इसका भी आधा, इसका मतलब इधर भी आधा करो। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा? π/2 रेडियन के बराबर होता है। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? आप इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले के तहत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि सर अगर मुझे ये बात पता है, अगर मुझे ये बात पता है कि 180 डिग्री जो होता है तो वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो बताइए 1 डिग्री किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे 1 डिग्री होता है सर आपका π/180 रेडियन के बराबर।
क्या आप मेरी बात समझ गए? या यहां पे मैं दूसरी बात पूछ लूं कि सर 1 रेडियन किसके बराबर होता है? सर 1 रेडियन किसके बराबर होता है? तो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हो सर, पाई की वैल्यू क्या होती थी याद है? 3.14। अगर 3.14 को यहाँ चिपका दें तो 1 रेडियन की जो बेटा वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ आएगी 57.3 डिग्री के आसपास। अरे बोलो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो लगभग कितने होते हैं? 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। किसमें? 1 रेडियन में। तो आपसे हो सकता है 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में रिलेशन पूछे, या 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में रिलेशन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको पता चल गया है। क्लियर है? अब आपसे कई बार डिग्री में एंगल दिए जाएंगे, आपसे रेडियन में पूछ लेंगे, रेडियन में एंगल दे देंगे, डिग्री में पूछ लेंगे। चलो कुछ करके देखते हैं हम लोग। चलो बताइए फटाफट। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 को करना है, 90 को करना है, 90 को तो हमने कर ही दिया है, 120 डिग्री को करना है, 150 डिग्री को करना है, 270 डिग्री को करना है। आप चाहे डिग्री से रेडियन में पूछ लीजिए, चाहे रेडियन से डिग्री में, तरीका समझना मैं क्या कह रहा हूं। सर सुनो, अगर आपको डिग्री में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं? डिग्री में। किस में जाना है? रेडियन में। तरीका सुनना, जिसमें दे रखे हैं, सही है, डिग्री दिमाग में आए तो आपको याद आना चाहिए 180, और रेडियन दिमाग में आए तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए पाई। क्या बोला? अगर डिग्री बोला जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 180, और रेडियन बोलूं तो दिमाग में आ जाना चाहिए पाई। किसमें है ये? डिग्री में। तो क्या आया दिमाग में? 180। ठीक है, तो अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो 180 से कर दो डिवाइड, और जाना किसमें है? रेडियन में। रेडियन को सुन के क्या आता है? पाई। तो क्या करना होगा सर आपको? सर आपको करना होगा सर 180 से करना होगा डिवाइड, और पाई से करना होगा क्या? मल्टीप्लाई, और आप पहुंच चुके होंगे रेडियन में। वहीं आपको ये सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे और 180 डिग्री से डिवाइड, तो 30 से 180 कितने बार गया? 6 टाइम्स। तो कितना आ गया? पाई बाई 6। समझ गए? देख देख आगे देख। सर मेरे को फिर से दोबारा डिग्री में ले चलो, मुझे फिर ले चलो वहीं जहां से मैं आया हूं। तो आप क्या करोगे? किसमें है? रेडियन में। रेडियन सुन के मन में क्या आया? पाई। जाना कहाँ है? डिग्री में। डिग्री सोच के मन में क्या है? 180। सही बात। तो अगर रेडियन में पहले ही है तो पाई से डिवाइड कर देना है इसको, पाई से डिवाइड कर देना है, और 180 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 180 अपॉन पाई। देखो जरा सॉल्व करके क्या आ रहा है। पाई से पाई गया, 180 अपॉन 6 क्या आता है? 30 डिग्री। समझ गए? डिग्री से रेडियन में क्या है? सुनो, डिग्री से रेडियन में क्या है? डिग्री से रेडियन में क्या है? 180 से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियन में पाई आना चाहिए, रेडियन में क्या आना चाहिए? पाई। तो पाई का कर दो मल्टीप्लाई, और जाना क्या चाहिए? डिग्री, तो डिग्री से कर दो डिवाइड। समझ गए? अच्छा, आप डिग्री में वापस आ रहे हो तो क्या करोगे? रेडियन में हो ना, मतलब पाई में हो, डिग्री में आते टाइम पाई हटाना है तो पाई से कर दो डिवाइड, 180 से कर दो मल्टीप्लाई। बस यही है शॉर्ट ट्रिक। गौर से सुन लीजिए, डिग्री में है, ठीक है, डिग्री से जाना है तो डिग्री का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 180 का करो डिवाइड। जाना किसमें? रेडियन में। रेडियन में तो पाई आता है, तो पाई से कर दो मल्टीप्लाई। शॉर्ट ट्रिक यही है। अब फटाफट करते हैं, चलो। 45 में क्या करोगे? डिग्री में है, रेडियन में जाना है, क्या करो? 180 से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई। क्या आया सर? पाई बाई 4 आया। 60 का देखो, पाई बाई 3 आया। 90 का देखो, पाई बाई 2 आया। 120 डिग्री का देखो तो क्या करोगे? 120 डिग्री, डिग्री से तो जाना है तो 180 से डिवाइड कर दो। कहां जाना है? रेडियन में, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 2/3 पाई। 150 का देखिए, 150 तो डिग्री में है, तो डिग्री से जाना है तो 180 का डिवाइड करो। कहां जाना है? रेडियन में, मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, 5/6। 5/6 पाई। अरे बोलो, लास्ट 270 का देख लेते हैं।
डिग्री में है, डिग्री से जाना है तो डिवाइड कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई से, 3 पाई/2। आपको ये सारी कहानी समझ आ जानी चाहिए मेरे भाई, नहीं आई है प्लीज दोबारा रिवाइज कर ले जरा आगे समझ। इसको मैं चेंज एक को करके देख लेता हूं। सर मैं डिग्री से रेडियन सीख गया, मुझे रेडियन से डिग्री ले चलो। किस में है, रेडियन में, इससे तो जाना है ना तो पाई से कर दो डिवाइड, जाना किस में, डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करोगे 180 से। सुनो जरा सर, 2 पाई/3 को क्या करो, पाई से डिवाइड करो और 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई गया, आंसर कितना आ गया, 120 डिग्री। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? डिग्री से पाई, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, कुछ भी अगर कन्वर्जन करने के लिए बोल रहा है आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाना चाहिए। आई गेस अभी तक की कहानी आपके फटाफट से तरीके से टनाटन तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ जाए, इन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा एक बार ट्राई करिएगा, दोनों को कन्वर्ट करिए, डिग्री को रेडियन में ले जाइए, एक बार रेडियन को डिग्री में भी लेके जाइए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे समझते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए जरा, क्वेश्चन है, इस सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है अपनी, पाई सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, दोनों में, इन डिग्री में भी बताना है और रेडियन में भी बताना है। क्या बोला देखो जरा, एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर, वो कितना एंगल बना रही है, कहां पे, सेंटर पे। किस किस में, कौन कौन सी डिग्री एंगल यूनिट में बताना है, डिग्री में भी बताओ, रेडियन में, मतलब सेक्साडेसिमल में भी बताओ और सर्कुलर में भी बताओ। क्लियर हो गया? तो सुनो जरा, पहले तो एक काम करो, मैंने बोला एंगल कैसे निकालते थे, इधर होती थी आर्क, अरे बोलो ना, इधर क्या होती थी आर्क, और इधर क्या होती थी रेडियस, और ये क्या होता था आपका एंगल। तो उसने बोला एंगल कितना है, पाई, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर। ओहो नहीं नहीं, एंगल नहीं बताया बेटा, आर्क की लेंथ बताइए, मिटाओ इसको, ये आर्क की लेंथ आपको बताइए पाई, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है आपको क्या, पाई। सही है, आपसे थीटा पूछा है, तो सर आपको पता है थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, L/R, अरे बोलो, L/R। इसमें आर की भी अच्छा रेडियस बताई नहीं है, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस और दे रखी है इसमें, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर और दे रखी होगी बेटा। तो आपने क्या बोला, थीटा इज इक्वल टू L/R। सर L की वैल्यू है पाई और R की वैल्यू है 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई/6। ये किसमें है, पाई दे रखा है ना, किसमें है ये, सर ये रेडियन में है। मुझसे पूछा है आप डिग्री में भी बताओ, तो क्या करोगे, रेडियन में है ना, पाई में है, डिग्री में जाने मतलब पाई हटानी, तो पाई से कर दो डिवाइड और 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो एंगल रेडियन में कितना हो गया देखो जरा, एंगल तो अब रेडियन में तो है ही यार, डिग्री में, एंगल इन डिग्री कितना हो गया देखो जरा, सर पाई से कर दो क्या, डिवाइड, और 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आंसर निकल के आया क्या, 30 डिग्री। इसका मतलब ये कि जब आर्क की वैल्यू पाई के बराबर होगी और आपकी रेडियस कितनी होगी 6, तो आपका क्या निकल के आएगा, एंगल 30 डिग्री। ये है आपका सेक्साडेसिमल में, और सर्कुलर में कितना हो जाएगा, पाई/6। अरे बोलो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है, एंगल का एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गया। आपको दो सिस्टम बताए गए जिससे डिग्री को, जिससे एंगल को आप मेजर कर सकते हैं। एक है सेक्साडेसिमल जिसमें यूनिट रहेगी डिग्री, एक है सर्कुलर जिसमें यूनिट रहेगी रेडियन। और डिग्री और रेडियन का आपको कन्वर्जन करना सिखा दिया गया है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला दिए गए हैं, क्या आप अभी तक बिल्कुल शॉर्टेड हो, बोलो। ठीक है भाई, चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूं,
सर 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी बाकी है। क्वेश्चन ये पूछा है पार्टी तो बाकी है, लेकिन जब 4 बज रहे होंगे तो आर वाली सुई और मिनट वाली सुई में कितना एंगल होगा रेडियन में बताइए। समझ गए? एट 4 AM या एट 4 o'clock, at 4 o'clock find angle between minute hand and hour hand। सर मिनट की घड़ी, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना एंगल होगा, कितने बजे? 4 बजे। आप मुझे रेडियन में बताइए। किस में बताना है? इन रेडियन, रेडियन में बताना है। तो पहले बनाएंगे हम क्या? सर पहले बनाएंगे हम घड़ी। चलो भाई घड़ी बन गई। ठीक है, आपको पता है 12 बजते हैं। 1 2, यहां से 12 हो गया। 12 1 2 3 4 5 6, घड़ी बन गई। यहाँ होगा 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 4 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटी वाली सुई तो इधर है और बड़ी वाली सुई आपकी इधर है। अरे बोलो ना, तभी तो 4 बजेंगे। तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना है? इतना। आपको बताना है रेडियन में। अच्छा आपको ये बात पता है ना, पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? बताओ भाई, बताओ ना। सर जो कंप्लीट सर्कल होता है, जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 2 पाई रेडियन का होता है। मैं कहा ठीक है, सही है। अब आप सोचिए एक घड़ी में टोटल डिवीजन कितने हैं? 12। ठीक है ना? तो एंगल पर डिवीजन की बात करूं मैं, एंगल पर डिवीजन, हर डिवीजन में कितना एंगल होता है? तो अगर डिग्री की बात करो तो 360/12, इसका मतलब 30 डिग्री। और अगर रेडियन की बात करो तो 2 पाई/12, इसका मतलब पाई/6 रेडियन। मैं कहा ठीक है, आगे बताइए। अब अगर 4 बज रहे हैं इसका मतलब कितने डिवीजन आ गए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सर ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, इन दोनों के बीच में कितने डिवीजन आ गए? 1 2 3 4। एक डिवीजन होता है पाई/6 का, तो 4 डिवीजन कितने हो गए? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना हो गया? 4 टाइम्स पर डिवीजन, पाई/6। आंसर निकल के आएगा क्या? 2/3 पाई। इतना एंगल होता है घंटे और मिनट की सुई में जब बज रहे हो कितने? 4, और 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आंसर क्या है? 2/3 पाई। छापो फटाफट, छाप लिया? चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जिनको टी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। देखो होता क्या है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट हम लोग। दिखाई दे रहा है आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है? राइट एंगल है। नाम दे देते हैं, चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। इसको भी एक नाम दे दो,
क्या बी दे दो इसको नाम, ठीक है। आपको ये बात पता है कि जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। जो सी और बी के बीच में इसको क्या बोलते हो आप? बेस बोलते हो। 90 डिग्री के जो इधर वाली आपको दिखाई दे रही है वो क्या है आपकी? परपेंडिकुलर है। सर जो ए और बी है ये सर आपकी परपेंडिकुलर है। गैंग ऑफ बासेपुर वाली परपेंडिकुलर है। सी और बी जो है बेटा वो बेस है, इसी पे पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है। और सी और ए है जो हाइपोटेन्यूज है। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं कहा ठीक है। ये आपका एंगल है, एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा, क्या हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अगर एंगल ये है तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा वही है आपका परपेंडिकुलर। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल 6। अरे बोलो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल 6। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है सर? ट्रायंगल, 3 एंगल, 1 2 3, 3 साइड्स, 1 2 3, 3 वर्टेक्स, 1 2 3। इन्हीं की तो मेजरमेंट को आप क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो सुनिए जरा, जो 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं आपको मिला रहा हूं। पहला होगा आपका साइन थीटा। क्या है साइन थीटा? साइन थीटा है आपका क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है? बस ये दो याद करने बाकी याद हो जाते हैं। कॉस थीटा क्या है? तो सर वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं कहा ओके, मैं समझ गया। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं तो एक नई आइडेंटिटी आती है जिसको बोलते हैं आप टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आप मेरी बात समझ गए? पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा। इन 3 भाइयों के 3 जुड़वा भाई भी हैं, पर्सनल अपने अपने इंडिविजुअल बना रखे हैं इन्होंने, जो कि रेसिप्रोकल आने पे बनते हैं। साइन का रेसिप्रोकल अगर आप कर देते हैं तो बनता है आपका चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं आप कोसेक थीटा, जो कि साइन के उल्टे करने पे आती है, साइन को रेसिप्रोकल करने पे आती है। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा। उसी तरह 5वीं आइडेंटिटी है वो कॉस को उल्टा करने पे आने वाली है, उसको बोलते हैं आप क्या? सेक थीटा। वो कब आती है? जब कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। इसका मतलब इसको उल्टा कर दे तो क्या आ गया? एच अपॉन बी। इसी तरह एक और है, एक और साथी है टेन का जो कहता है मुझे रेसिप्रोकल कर दो, बन जाऊंगा क्या? मैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल। टेन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का हो चुका होगा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके दिमाग में होने भैया चाहिए। आप मेनली इन तीनों को याद रखिए, बाकी तीनों तो इस बात पे याद हो जाएंगे कि उनमें आपस में कौन सा रिलेशन है? रेसिप्रोकल का रिलेशन है। क्या आप समझ गए हैं? फटाफट छापेंगे, फटाफट छापेंगे, गोली की तरह छापेंगे इसको, ठीक है। देखो, मुझे आपको सिंपल सा एक फंडा बताना है यार। 10वीं क्लास से 11वीं क्लास वाले बच्चे को शुरुआत से ही टफ टॉपिक्स की थोड़ी सी आइडिया देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप हल्का हल्का कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ टफनेस के साथ। थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ, गो थ्रू हो जाओ थोड़ी हार्डनेस के साथ। क्योंकि अगर आप बहुत कंफर्टेबल स्टार्ट करेंगे चीज़ों को ना, तो आप वो 10th के मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो 10th में आपने बड़ी आसानी से लास्ट के 2 या 3 महीने, 2.5 महीने पढ़ पढ़ के भी 90-85 स्कोर कर लिया, 11th में बेटा नहीं होगा, 12th में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में एक बार के लिए मैं मान सकता हूं कि आप थोड़ा बहुत मेहनत करके पासिंग परसेंटेज 70-75 ले आएंगे, लेकिन बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे अगर बहुत रिलैक्स होके 11th और 12th को कवर करेंगे। 11th और 12th एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ कंप्लीट करने वाला जो दौर रहेगा। 10वीं और 11वीं में बहुत बड़ा एकदम से गैप आपको मिलने वाला है, इसलिए बहुत ज़रूरी है पिकअप लेने की। गाड़ी की जैसे पिकअप होता है ना, 400 सीसी का इंजन है, फटाफट एकदम से 0 से 100 किलोमीटर चला जाता है, वही पिकअप चाहिए हमें अब।
हम पे इतना टाइम नहीं है बेटा कि हम 10वीं का पहले एंजॉय ले लें, एंटरटेन कर लें पूरा, जब तक ठंडे होंगे उसके बाद 11th स्टार्ट करेंगे। जितने बच्चे 10th के अभी टाइम खराब कर रहे हैं और जून को जाने दे रहे हैं, बेटा जून जान निकाल देगी। जून में कई बच्चे दबा के पढ़ाई करेंगे। आप उन्हीं में से एक हैं, अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो। क्लियर है? अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपने रेशियोज लिखते हैं, कुछ आइडेंटिटी से मिला देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सुनिए जरा फटाफट। बेटा आप में सबको ये भी लग रहा होगा अभी कि सर ये चीजें तो मैं 10th में पढ़ चुका हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, मेरे लिए कोई नई चीज थोड़ी है। हाँ, पहली चीज तो आपको रेडियन वाला सिस्टम नहीं पता होगा, डिग्री डिग्री से आप पूरी 10th कर गए हो कवर। रेडियन में पता चला नई चीज थी आपको, ये पता चला डिग्री के सिवाय भी एंगल मेजर करते हैं, उनका कन्वर्जन समझ में आया। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा मुझे पता है आपको याद है, मैं एक बार बताना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि मैं ये ना कह पाऊँ कि मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो बाद में काम में आया। मैं थोड़ा सा बता दूंगा फटाफट फटाफट, और फिर जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर उसकी क्या वैल्यूज होती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ फिक्स्ड वैल्यू हमें याद रहती हैं, जैसे 30 डिग्री याद रहता है, 45 डिग्री याद रहता है, मैं 60 डिग्री याद रहता है, 90 डिग्री याद रहता है। लेकिन अगर मैं एकदम से 120 पूछ लूँ या 270 पूछ लूँ, आपको 74 डिग्री पूछ लूँ, 74 डिग्री पूछ लूँ, तो ये नहीं आता होगा आपको, याद भी नहीं होगा। 15 डिग्री पूछ लूँ, उनको निकालना कैसे है। देखो मैं फिजिक्स के जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना बेटा, जरूरी नहीं है कि आपके बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूले या जो आपको एंगल्स पे वैल्यूज आती हैं, जैसे चाहे 30 45 60 ये हो, जरूरी नहीं है वो हो बेटा। अगर कोई और है तो क्या करोगे? ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि कैसे आपको एंगल्स मेजर करने होते हैं और पर्टिकुलर एंगल पे क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो पहले तो जो ट्रायंगल था उसमें आपको एक बात पता है, पाइथागोरस अंकल ने एक बहुत अच्छी चीज बता दी आपको पहले से ही। क्या बता दिया आपको? ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। तो पाइथागोरस अंकल ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस ने क्या बता दिया था भैया? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सबको पता है। क्लियर है? सबको पता है। अब करना क्या है, सुनो मेरी बात, इस पूरे इक्वेशन को एक बार डिवाइड कर दीजिए, किससे? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। करिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अरे बोलो, ये तो कट गया, क्या हो गया? 1। अब देखिए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या निकल के आया? पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 1। ये आपकी क्या हो गई? पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरे में क्या करना है? उसी वाली इक्वेशन को आप इस बार डिवाइड करिएगा, किससे? पी के स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा देखो जरा, एच स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मेरी बात सुनो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था? 10। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप क्या करेंगे? इसको स्टार इक्वेशन बोल दीजिए। जब पहली निकालनी थी तो डिवाइड किया आपने किसको? स्टार को। किससे? एच स्क्वायर से। यहां पे आपने क्या किया? डिवाइड किया किसको? स्टार को। किससे? पी स्क्वायर से। अब आपको क्या करना है सर? डिवाइड करना है किसका? स्टार का। किससे? सर बी स्क्वायर से। देखिए जरा क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सुनो, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता था, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया? सेक। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन। टेन स्क्वायर थीटा
+1। ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास आ गई। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑन द स्पॉट आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए हर समय। ट्रिग्नोमेट्री आप ज्यादा याद कर पाओ ना कर पाओ, देखो फॉर्मूले आगे के भी मैं बताऊंगा, और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन ए प्लस बी हो, कॉस ए प्लस बी हो, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा सब बताऊंगा। बेसिक इतना ट्रिग्नोमेट्री तो साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वाले फॉर्मूले मत याद करो, मैथ्स के, बायोलॉजी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना जितना मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ इतना तो भैया टिप्स पे चाहिए भाई, आगे क्वेश्चंस करने के लिए। क्लियर है? सारे रेशियोज लिख लिए आपने? चलो एक बार फटाफट टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें कितनी वैल्यूज, कितने एंगल्स पे वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये आपको बता देते हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे 30 वाली 45 वाली, उनको एक बार लिख लेते हैं। उस टेबल को करने के बाद आज की क्लास को कंक्लूड कर लेंगे, और आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ तो आपको याद है, 30 डिग्री वाली, 45 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली, लेकिन जो याद नहीं है वो निकालनी कैसे है उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर को एंगल दे देंगे, किस किस एंगल पे आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हर एंगल पे, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 डिग्री पे बताओ पहले, नहीं नहीं यहाँ पर लिखिए, यहाँ से शुरू करिए। 0 डिग्री पे बताइए, 30 डिग्री पे बताइए। अब एंगल आप ऊपर रेडियन भी लिख देंगे बचाएं। 37 पे लिख बताइए, 45 पे बताइए, 60 पे, 60 से पहले 53 और लिख लीजिए, 53 डिग्री पे बताइए, 60 पे बताइए, उसके बाद आप 90 पे बताइए। ठीक है, पहले आप साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे यहाँ पे, फिर कॉस की, और फिर टेन की। ये 37 वाला आपको नहीं आता होगा, तो 37 के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ये आपको ट्रायंगल दिमाग में रखिएगा, बस ट्रायंगल बता दीजिए। ये वाला, ये 37 है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, और ये 53 होता है। ज़्यादा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करके मैं इसको दिखा देता हूँ, फिर से टेबल पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए जरा, ये ट्रायंगल को गौर से देख लीजिए। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है कि 37 ये है, ये 37 है, ये 53 है, ये वाला 90 डिग्री होगा। तो आपको ये ट्रायंगल दिमाग में रखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, चलिए रखते हैं एक एक करके वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू पता है? यस सर। कितनी होती है? 0। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू? यस सर, 1/2। साइन 37 की वैल्यू, 37 की वैल्यू, साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। 45 की वैल्यू बताओ? 1/√2। 53 की, यहां से देखो 37 के हिसाब से, सुनो 37 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, लेकिन 53 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। अरे बोलो ना। तो 53 के हिसाब से देखो तो क्या है? 4/5, 4/5। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये तो याद है भाई। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं तो कॉस बच जाता है। देखो कैसे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। 53 की वैल्यू 3/5 होती है। आपके कॉस के 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर टेन थीटा करना है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में डिवाइड करना है, साइन और कॉस का, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। इसको डिवाइड किया तो क्या रह गया? ये √3 रह गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो गया? 3/4 आ गया।
इन दोनों को डिवाइड करा तो क्या आ गया, 1 आ गया। इन दोनों को करा तो क्या आ गया, 4/3 आ गया। इन दोनों को करा तो √3 आ गया। अरे बोलो। और इन दोनों को करा तो क्या आ गया, अरे बोलो। 1090 क्या होता है, वैसे नॉट डिफाइंड होता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो नॉट डिफाइंड। 1090 की वैल्यू जब आ रही है तो आप क्या मान लेंगे, पता ही नहीं है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इस टेबल को चाट जाइए, रट जाइए, आपको लगभग सब रटे होंगे। 3753 में ही जो है कंफ्यूजन वो रहेगी। उसके लिए ये ट्रायंगल आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये ट्रायंगल अगर दिमाग में है तो 53 और 37 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देख लीजिए तसल्ली से, जितना अच्छे से इसको रट लेंगे उतना ठीक है, क्योंकि इतनी टेबल की हेल्प से जितने भी एंगल्स की रिक्वायरमेंट आपकी फिजिक्स में पड़ेगी अब सब निकाल लेंगे कल की क्लास खत्म होने के बाद। क्या आप मेरी बात समझ गए? आज की क्लास ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जब से हमने इस बार ये क्लासेस स्टार्ट किए बेटा जी, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, दूसरा पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन। नई चीज़ है, आई नो, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या हमें चीज़ें समझ आ रही हैं? आपको क्लास में ही अगर 90% तक कंटेंट आपके दिमाग को रिटेन करने पा रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप पहले ही दिन मेरी क्लास में आके मेरी हर बात को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन मैं ये ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि जब आप मुझसे पढ़ने के बाद, मैथमेटिकल टूल कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स का पहला चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे, तो आप एक डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट में होंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी इस हद तक होगी कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। बोर्ड पे अगर मैंने एक छोटा सा कुछ भी पेन से बनाया, दुनिया उसको कचरा समझ रही होगी, आपको पता होगा उस कचरे का मतलब क्या है, सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही होती है वो फ्रिक्वेंसी जो मेरे को आपके साथ बनानी है। मुझे जरूरत है आपसे केवल 4 कामों की। पहला, क्लास में प्रेजेंस, आपका अटेंशन 100%, आपकी प्रेजेंट 100%, आपका होमवर्क डेली, आपका रिवीजन डेली। अगर ये 4 काम आप कर रहे हैं तो आप टेंशन कतई मत लीजिएगा। बस थोड़ा सा और समय और आप महसूस करेंगे कि आप एक कंफर्टेबल और एक प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, तो नहीं कह सकता, पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस टीचर के हाथों में है। ट्रस्ट मी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे फिजिक्स के अंदर। आज की क्लास में एक आखिरी सवाल आपके साथ कि बेटा अगर आज की क्लास में ही आपका एक पेपर ले लिया जाए, और जब से मैंने पढ़ाना ये पिछली 4-5 क्लासेस में, पेपर में केवल वही क्वेश्चंस आए जो इन 4-5 क्लासेस में हुए हैं या उन्हीं पे बेस्ड आए, पूरे मार्क्स आएंगे? अगर हाँ तो बिल्कुल सही दिशा में आप। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई होप यू लाइक इट। कोई अगर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, कहीं भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, यू विल गेट द रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।